आपके लिए एक विशेष ये वीडियो वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से है। रीट प्री में कैसे पास होना है। आज तक आपको किसी ने भी प्लानिंग को लेकर के नहीं बताया होगा। बहुत कम ही समय बचा है और इस कम समय में जो आपके मन के अंदर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए होगा। आज हम बात करते हैं क्योंकि 90% लड़कों ने बीएड कर रखी है और 90% लड़कों के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हम है ना वो रीट प्री को पास कैसे करें। लेकिन आपने सिलेबस की कॉपी भी है ना वो इंटरनेट से निकाल ली है, ई मित्र पे जाके 20 रुपया खर्च भी कर दिया है, लेकिन आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि उस 20 रुपये का उपयोग करने के लिए भी दिमाग चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अभी भी समय है, गधे की तरह मेहनत मत करना, थोड़ा सा दिमाग चला लो। देखिएगा आपके पास में सिलेबस होगा, आप अपने सिलेबस को अपने हाथ में रखिए और देखिए कि यहाँ पर जो एसएस का जो सिलेबस है वो आपके सामने लिखा हुआ है और ये 60 अंक का है। और ये 60 अंक जो है वो किस तरह से डिवाइडेशन होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज, अपने सिलेबस को हाथ में लीजिएगा, ये रहा सिलेबस, इस तरह से लीजिएगा और इसमें पहला पॉइंट है भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज, दूसरा पॉइंट है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, तीसरा है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, चौथा भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। इस तरह से जो हमारे जो ये सिलेबस आपका है उसके अंदर जो ब्लैक गहरे अक्षर में लिखा हुआ है वह हमारा एक पॉइंट है और इस पॉइंट को आप गिनते हैं तो देखिएगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने पॉइंट हो गए? 12 पॉइंट। अब 12 पॉइंट को आप 60 के अंदर भाग लगाइए तो 12 पंच 60, यानी कि एक एक पॉइंट के अंदर सिर्फ 5 नंबर के अंक आने हैं। कितने? 5 नंबर के। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूं। पहला पॉइंट कौन सा है? भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज। अब इसके अंदर क्या क्या बातें दे रखी है इसने? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एंड बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। अब यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए? सिंधु घाटी 1, वैदिक संस्कृति 2, जैन एंड बौद्ध 3 और महाजनपद काल 4। अब ये 4 यूनिट को आप अपने गाइड में देखिए, इस 4 यूनिट को पढ़ने में पसीना आ जाएगा। साथियों, अभी सब इस सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, जैन को लेकर के, वैदिक को लेकर के अपने माइंड के अंदर बहुत जबरदस्त ऐसी गणित चला रहे होंगे और इसको पढ़ पढ़ के सिर्फ 5 नंबर ले पाओगे, 55 जाने वाले। अब इसमें आपको क्या करना है कि हमारा ये जो भारतीय सभ्यता संस्कृति और समाज है उसके अंदर सबसे अच्छा अगर कोई पॉइंट है तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। अगर आपने जैन संस्कृति और महाजनपद को पढ़ने गए तो वो अपने इतिहास के आधार पर, उन राजाओं के आधार पर, उस जनपद के जो 12 जनपद बने हुए, फिर इसके 9 बने, फिर वापस 16 हुए, उसके अंदर आप आगे पीछे हो जाओगे और जनपद 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 करते रहोगे, जबकि जनपद से एक भी क्वेश्चन आना नहीं है। और है कितना? ये सिर्फ 5 नंबर का पॉइंट, और इस पॉइंट के अंदर कितने हैं? 4। तो साथियों, आपको जो अच्छा लगे उसको ही पकड़ना, बाकी को छोड़ देना। उसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य गुप्तोत्तर काल। ये हमारे भी, ये भी 5 नंबर का ही है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। लेकिन इसी पॉइंट में कितने सारे यूनिट दे रखे इसने। पहला राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, दूसरा अर्थव्यवस्था, तीसरा साहित्य एवं स्थापना, चौथा भारतीय संस्कृति में योगदान कब का? 600 से 1000 वृहत भारत। इसको तो तुम मर के भी तपड़ जाओगे तो भी इस यूनिट के अंदर 5 नंबर नहीं ला सकते। सोच लेना बराबर, कान खोल करके। तो इस यूनिट को तो
मेरी मेरी राय तो ये है कि इस मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य वाले गुप्त काल को तो छोड़ ही दो मालिक, क्योंकि ये कथन वाले हैं, नहीं चाहिए से पार्ट नंबर। हमने यही किया 10वीं और 12वीं के अंदर। 10वीं की गणित की बात करते हैं ना, तो वहां पे प्रमेय 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 के पीछे गांडे हो गए। 5 नंबर की प्रमेय में 70 नंबर के ब्याज, मूलधन वाला, उसके बाद में है ने क्रय विक्रय वाला, उसके बाद में है ने वह हमारे ने प्रतिशत वाले, उस समय आपने माथे पे खुजल की है। और यही कारण है कि गणित में 33 नंबर ही आए होंगे। अगर काश प्रमेय को छोड़ दिया होता ना, जो 5 नंबर को छोड़ा होता तो कम से कम 75 तो आते, और 75 नहीं आते 60 आते, तो कितना मजा आता। तो ये सिर्फ 5 नंबर का है। अब इसके अंदर 6 यूनिट है। अब इस 6 यूनिट को पढ़ने के लिए एक तो राजनीतिक इतिहास, अब मौर्य का राजनीतिक इतिहास, गुप्त का राजनीतिक इतिहास, उसके बाद में क्या है यहाँ पर प्रशासन, मौर्य काल के अंदर कैसा शासन चलता था, गुप्त काल में कैसा शासन चलता था, प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, सैनिकों को क्या कहते थे, व्यवस्थाएं क्या थी। और इसको पढ़ने के लिए कक्षा 6ठी से 12वीं की किताबें चाहिए। गाइड कुछ काम नहीं करेगी, गाइड में तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं कह दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो आश्रम था उसका क्या नाम था, किसी भी गाइड में नहीं है आज की तारीख में, लेकिन कक्षा 8वीं और 9वीं की किताब को खोल लेना, उसमें इन आश्रमों के नाम लिखे हुए हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तीसरा है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। अब देखिए मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इसमें कितने पॉइंट हैं देखो, चोल साम्राज्य, सूफी, भक्ति, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला, 1857 की क्रांति, उसके बाद में भारतीय व्यवस्था, ब्रिटिश प्रभाव, पुनः जागरण, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यूनिट है गाइड के अंदर। और उस 12 यूनिट को पढ़ोगे तब जाके 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे। और आप इसमें आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा अभी गांडे हो रहे होंगे आप मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला को लेकर के। तो मेरा यहाँ पर यह मानना है कि आपको सिर्फ कौन से यूनिट को पढ़ना है, एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ लो, एक हमारे भक्ति और सूफी आंदोलन को पढ़ लो, और दूसरा सामाजिक सुधार के लिए जितने भी हमारे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उसके बाद में है विनोद भावे जैसे जो सामाजिक सुधार के जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। बाकी तो अगर आप है ना ब्रिटिश नीति को पढ़ने जाओगे तो उनकी नीतियां तो है ना वो 1885 से लेकर के 1935 तक खतरनाक है, कहाँ कहाँ पढ़ते रहोगे। उसके बाद राजपूत संबंध, और वो भी किसमें, मुगलों के साथ में। तो किसको देखोगे, मेवाड़ को देखोगे, मारवाड़ को देखोगे कि वागड़ को देखोगे, और कितने सारे राजा हैं ये। तो प्लीज इन यूनिटों के अंदर आपको जो पसंद आता है उतना ही कर लो। शायद अगर इसमें से अगर आप 2 नंबर के भी प्रश्न कर लोगे ना तो भी आपका भाग्य सुधर जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 100% पे जाते हैं। हमको 100% में जाना नहीं है, हमको 2% पे ही चलना है। लेकिन ये 2% कब 20% बन जाता है, और 20% के ऊपर एक जीरो और लगा तो 200% बन जाता है। लेकिन अब 5 के चक्कर में हम 5 के आगे जीरो लगाते हैं तो 0.05 हो जाता है। तो समझिए इस बात को। तो यहाँ पर इन एनालिसिस को देखते हुए हमारे पास में जो 27 तारीख का एग्जाम है उसको पे एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। हिंदी में भी कीजिए, संस्कृत में भी कीजिए, मनोविज्ञान में भी कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि है ना वो मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ब्रिटिश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं, पुण्य जागरण के बारे में पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो 5 नंबर तक गए। और फिर कहेंगे हमारे तो 55 या 60 तो बना ही नहीं। बहुत इजी है, एनालिसिस करना चाहिए। इसलिए हमारे बाप दादा की कहावत भी है, छाती कूटने के 4 आने, दिमाग चलाने के 1.25 रुपया है, और भैंसे चराने के 12 आने हैं। देखिएगा इस बात को। तीसरा नंबर पे है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ये भी मात्र 5 नंबर का है, लेकिन इसमें कितनी सारी बातें आ रही है। संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, उद्देशिकाएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानून समाज न्याय, न्याय और लिंग, वो जेंडर,
बाल अधिकार और बाल संरक्षण। अब इतनी सारी बातों को पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो मूल अधिकार को पढ़ लो और मूल कर्तव्य को पढ़ लो। एक यूनिट बहुत ही इजी। संविधान के पीछे जाओगे तो कौन सा फ्रांस से आया ना कौन सा अमेरिका से आया ना कौन सा रूस से आया, सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद में एक पढ़ लो कानून एवं सामाजिक न्याय को लेकर के, वो भी बहुत ही इजी सा यूनिट। और बाल संरक्षण और बाल अधिकार, अगर आप साइको पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर भी ये बाल अधिकार बाल संरक्षण होगा, यानी कि एक मन दो काम हो जाएगा। अगर आप है ना संविधान निर्माण विशेषता उद्देश्य में घुस गए ना, कुछ नहीं होने वाला फिर, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बातों में सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिएगा सरकार गठन एवं कार्य, और हम तो टीचर बनने वाले हैं और सरकार के गठन और कार्य को लेकर के हम राजनीति करने लग जाएंगे तो बड़ी गजब हो जाएगी। हमको सिर्फ मोटी मोटी सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार, क्योंकि ये यूनिट तो 99% लोगों को समझ में आती ही नहीं है। जब मेरे को समझ में नहीं तो आपको क्या आएगी? कैबिनेट मंत्री कैसे बन गए ना राज्य मंत्री कैसे बन गए, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, आपके क्या आएगी? क्योंकि मैं तो पढ़ाने वाला हूँ। तो ये यूनिट तो उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जो वास्तव में नेता बनने की तैयारी में खड़े हुए, और जो नेता बनने के लिए तैयारी में नहीं है उनके लिए समझना बेवकूफ़ी का काम है। तो इसको भी अगर आप छोड़ देते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अब पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, अब इसको देखिएगा, पृथ्वी और हमारे पर्यावरण के अंदर देखिएगा सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसर, ज्वालामुखी, भूकंप, जलवायु कटिबंध, पृथ्वी के परिमंडल, पर्यावरण समस्याएं, इतने सारे यूनिट हैं आपके गाइड के अंदर। इनको पढ़ते पढ़ते शायद है ना ये रीट की एग्जाम भी निकल जाए, तब भी ये यूनिट पूरे होने वाले नहीं है। और आता कितना है? 5 नंबर का। इसलिए साथियों इसमें से आपको वो चीज पकड़नी है जो इजी वे में 2 घंटे में याद हो जाए और सस्ता सुंदर हो जाए। तो ये है इसमें कौन सी? पर्यावरण समस्याएं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? पर्यावरण समस्या को पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको ज्वालामुखी को जाना ही नहीं है, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध के ऊपर चले जाना है। तो ये छोटे छोटे जो सिंपल सिंपल से पार्ट है ना, उसके ऊपर चले जाइए। बाकी अगर आप अक्षांश ने देशांतर में घुस गए, आप है ना पृथ्वी की गतियां में घुस गए, वायुदाब पे घुस गए, क्योंकि आप हो सकती है कॉलेज के अंदर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी लेकिन वो 1 वीक सीरीज में पढ़ी होगी, रियलिटी नहीं पढ़ी होगी। ये बात सच है और आपको कड़वी लग रही होगी लेकिन यही सच है। क्योंकि कहते हैं ना जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना तो उसको कड़वी दवाई दी जाती है, मीठी दवाई नहीं जाती, क्योंकि आपके लिए कड़वा बन सकता हूं क्योंकि आपका लाइफ मीठी होने वाली है और बीमार होने के लिए कड़वी दवाई दी जाती है। तो सोचिएगा इस चीज को, पॉइंटेड कीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो ये पर्यावरण को लेकर के आपको समस्याओं को पढ़ लेना है, परिमंडल को पढ़ लेना है, ज्यादा से ज्यादा है ना जलवायु कटिबंध को पढ़ लेना है, सबसे बेस्ट कटिबंध, सीधा सिंपल सा। और जैसे 2-4 पॉइंट, यानी कि अगर आप चक्रवात में घुस गए या वायुदाब में घुस गए तो वहां पे है ना वो संख्याओं की गणित चल रही है, सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। भारत का भूगोल एवं जल संसाधन, तो ये भारत का जो भूगोल है ना वो उसके अंदर देखिए कितने यूनिट है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ निकाला लेकिन इसका एनालिसिस नहीं किया। तो देखिए इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ। भू आकृति एक तो पहला, फिर जलवायु है, फिर प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मृदा है, कृषि है, उद्योग है, खनिज है, जनसंख्या है, मानव संसाधन है और विकास, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम है। अब ये देखिए 12 से 13 पार्ट हैं ये। अगर आप भू आकृति के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी भू आकृति हैं। उसके बाद अगर आप जलवायु पर जाएंगे तो हमारे यहाँ पे है ना वो कोपेनिकन थार्नवेट की जलवायु में ही गांडे होके बैठे रहोगे। और प्राकृतिक वनस्पति जाओगे तो सदाबहार, उपोष्ण, उष्णोष्ण ये जितनी भी हैं उस पर आप आधे उधर होके खड़े हो जाओगे। और कृषि के बारे में देखोगे तो कृषि तो इतनी खतरनाक है आज के टाइम में, हाइब्रिड किस्में याद करना भारी है। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको विकास को लेकर सामाजिक कार्यक्रम क्या हो रहे हैं, लेटेस्ट समाज के विकास को लेकर के ऐसी कौन सी योजनाएं चल रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी है ना वो मृदा पे कल, मृदा जो है वो मात्र 5 प्रकार की मृदा है और राजस्थान के तो 12 प्रकार के क्वालिटी दे रही, शॉर्ट एंड स्वीट, नो टेंशन। और उद्योग और खनिज, उद्योग के अंदर भी हमारे कौन से जमीन में होने वाला है और दूसरे कौन से सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट कौन से डेवलप किए,
सीधा सीट पढ़ लो, मजा आ जाएगा। तो इसमें भी अगर आप है ना वो 3-3 नंबर भी कमा लोगे, 3-3 नंबर, ज्यादा नहीं, ये तो आप कर नहीं सकते। इसमें 2-2 इसमें है ना 3 नंबर। राजस्थान का भूगोल था, राजस्थान में रहने वाले को पूरा आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आता है। लेकिन मैं बता देता हूँ, इसमें राजस्थान के अंदर भूगोल के अंदर भी कितनी सारी बातें, इसमें भी झीलें हैं, मृदा है, नदियां हैं, खनिज हैं, घाटियां हैं, परियोजना है, पर्यटक हैं, वन है न वन्य जीव हैं, पूरी है ना वो। अगर इसी राजस्थान का भूगोल के गाइड अगर आप लाते हो ना किसी गाइड जाकर के, तो कम से कम 150 पेज की है ना वह ये गाइड होगी इस यूनिट। और आता कितना है, 150 पढ़ोगे तब जाके 5 नंबर आएंगे, 150 पढ़ोगे तब जाके 5 नंबर आएंगे। इसलिए इसमें भी अपना दिमाग लगाइए कि कौन सी सस्ता सुंदर टिकाऊ 27 तारीख तक कवर कर लूं। अपने को 5 नंबर नहीं चाहिए, इसमें भी अपने को 3 नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 3 नंबर किस में आ सकते हैं, फसलें, कृषि को अपन जानते हैं, उसके बाद में पर्यटक हम जानते हैं, उसके बाद में नहरें हम जानते हैं, नदियां हम जानते हैं, झीलें हम जानते हैं। अब उसकी पूरी तैयारी नहीं की हो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, शॉर्ट एंड स्वीट में रेडी रेडी करना अब आपको है, वहीं पर ही पकड़ो आप। हमको 5 तक नहीं पहुंचना है। अब आता है हमारा राजस्थान का इतिहास। अब देखो राजस्थान का इतिहास भी कितना खतरनाक है। सभ्यताएं, जनपद, राजवंश, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान के एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसमें जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो है हमारे किसान आंदोलन। मात्र 1.5 पेज का किसान आंदोलन और 2 क्वेश्चन पक्के। उसके बाद में अगर राजस्थान का एकीकरण, तो हमारे बहुत सारे चरण हैं। अब उसमें कौन सा सन आ जाए पता नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो तो कर सकते हो। बाकी आपको राजस्थान का प्रमुख किसान आंदोलन और जनजातीय को लेकर के यहाँ पर जो पॉइंट बना है उसको अच्छे से पकड़ लिए। 4 पेज के ये यूनिट है और इसमें 2 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे, ये पक्का मालूम है। नेक्स्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और राजस्थान की कला और संस्कृति के देखिए दुर्ग, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकलाएं, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की पूरा राजस्थान आ गया। यानी कि अगर है ना वो मैंने मार्केट में देखी थी कि राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर के है ना हमारे एक गाइड निकाली सिक्वल वाले ने, मिनिमम 250 पेज की है ये। अब 250 पेज पढ़ोगे तो 5 नंबर आएंगे। तो समझ लेना, अपना IQ चला लेना कि हमको कौन सा पढ़ना है, नहीं तो वो 250 पढ़ते पढ़ते रीड मैन आ जाएगा तो भी होने वाला नहीं है। और शिक्षा शास्त्री मुद्दे ये बड़े मस्त हैं। अगर आपने वास्तव में BEd या STC कर रहे हो, ये इजी के 5-5 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन जहाँ पर छाती कूटनी पड़ती है वहाँ पर नहीं कूटते हो, और जहाँ नहीं कूटनी है वहाँ पे कूटते हो, तो उल्टा हो जाता है। तो आप मेरे इस तात्पर्य को समझ चुके होंगे। तो हमारी ये जो शिक्षा शास्त्री मुद्दे और शिक्षा शास्त्री मुद्दे सेकंड, ये पूरे के पूरे 5-5 नंबर आ सकते हैं। तो देखिए 5-5, 10 और बाकी सबके 3-3 कर दो, तो 12 36, 36 और 10 कितने हो गए, 46। कितना है 60 का, 60 में अगर 40 भी ले आते हो तो कितना परसेंटेज बनता है, इजी वे में 40 नंबर, इजी वे में। लेकिन हम है ना वो राजस्थान की कला और संस्कृति में घुस गए तो वो 5 नंबर लेके खुश हैं और बचपन चले गए। ये है मेरा एनालिसिस। शायद आपको आज तक इस तरह की बातें किसी ने बताई नहीं होंगी, मैं जान मालूम है मुझे, क्योंकि हमें अनुभव है थोड़ा सा कि कटु सत्य बात अगर बता दी जाती ना, तो आप लोगों के जो 2012, 2015, 2016 से BEd करके बैठे हुए होंगे, 8-8 बार 10-10 बार BEd कर चुके, 8-8 10-10 साल हो गए, तो अभी तक बैठे रहे। 54 भी निकल गई, 54,000 की सीटें भी निकल गई, 18 की भी निकल गई, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे कंपटीशन भी निकल गए। लेकिन इस तरह का ई मित्र पे जाकर के बोलते जरूर आप कि हमको है ना वो पटवारी का सिलेबस दे देना, हमको फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस दे देना, हमको कांस्टेबल का सिलेबस दे देना, लेकिन इसका एनालिसिस कर आज तक नहीं किया। और ये जो पेपर मेरे पास पड़ा है उसके लिए भी अभी तक इस पर ध्यान दिया नहीं होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लग रहा होगा कि इस तरह से कुछ करना चाहिए था, और समय निकल रहा है। लेकिन आज है ना वो आपके लिए हमने थोड़ा सी कटु बात इसलिए बोली है क्योंकि कैरियर का सवाल है आपका।
मीठी बातें तो सब करते हैं, कड़वी बहुत ही कम करता है, और कड़वी जो करता है वो बहुत बेस्ट होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे ना आप, तो वो यूँ नहीं कहेगा कि क्या हुआ, बुखार हो गया, अच्छा तो एक काम करो, शक्कर जैसी मीठी मीठी गोली देता है, वो कुनेन की गोली देता है, और हम कुनेन नहीं देते हैं। वीर कोचिंग क्लासेस का मेन उद्देश्य ये है कि आपको जागृत करना, आपको झंझोरना। अगर आपने इस वीडियो को सही ढंग से समझ लिया और आपके माइंड के अंदर ये बात बैठ गई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले जो जितने भी डिपार्टमेंट की परीक्षा होने वाली है, उसका इसी तरह से आप ब्लूप्रिंट निकालेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कि इतने इतने जो यूनिट आ रहे हैं उसके कितने पेज हैं, तो मुझे कौन से पेज को पढ़ना है और कौन से यूनिट को 100% रेडी करके रखना है। ये आगामी तैयारी का एक रूपरेखा है। एक बार फिर हमारा ये एनालिसिस आने वाले समय के अंदर हम आपको, और अब हम ये काम ही हमारा यही कि रीड पीढ़ी तक हम है ना वो आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताते हुए आपको प्रिपेयर करें, ताकि कम समय में हम अच्छा मैटर को पकड़ डालें, और एक बार कम से कम प्री तो निकल जाए, मेन में तो फिर ये अक्कल जो आ चुकी है ना वो जबरदस्त काम कर जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये हमारे रीड एसएस का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता है, और शुभकामनाएं भी देता है कि कड़वी चीज़ें आपकी लाइफ को सही करके जाए। हम प्रति बुधवार और शनिवार को आपके समक्ष लाइव जुड़ते हैं, और आपकी समस्याओं को हम हमारे आधार पर ध्यान रखते हुए आपको इसका जवाब भी देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मोटिवेशन वीडियोस बहुत ज़बरदस्त समझ में आया होगा। कल हम आपके लिए एक बार और वीडियो लेकर के आएंगे कि आरपीएससी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इस हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। आरपीएससी जो है वो आज तक का, आरपीएससी का आज तक का रिकॉर्ड है। अगर आप रीड देखें, सेकेंड ग्रेड देखें, फर्स्ट ग्रेड देखें, कट ऑफ मार्क्स हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 61% और डाउन से डाउन 48% रखता है। और हम तैयारी 100 की करते हैं, तो 100 की न करके 61 को कैसे करें, उसकी प्लानिंग हम आपको देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस प्लानिंग के मज़े लीजिए, क्योंकि ये प्लानिंग देने का भी 50,000 रुपये कीमत है। अगर आप है ना वो किसी काउंसलर के पास जाते हैं, हम यहाँ पे फ्री में आपको ये सेवाएं दे रहे हैं, लाभ ले लीजिएगा। तो हमारी बहुत जल्द है ना वो क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं, उसमें भी अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर्स अंकित हैं, कॉल कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हमारा वीर कोचिंग क्लासेस का जो मेन मोटो मनोवैज्ञानिक स्किनर का जो कोटेशन है कि माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन। थैंक यू।